मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त भूख हड़ताल पे थे जब वो डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में कैद थे। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इनकी फैमिली इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि इन्हें कोई फांसी नहीं होगी और सियासी कैदी को जल्द रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ वकला और सियासी कारकुनों की फांसी के खिलाफ अपीलें रद्द कर दी गई थी। सियासी उम्मीदें दम तोड़ गई थी और अब सफर फांसी घाट की तरफ शुरू हो चुका था। इन्हें फांसी देने के इंतजामात किए जा रहे थे और यही बात अवाम और मीडिया से दूर रखी जा रही थी। जी हाँ, मैं हूं तहसीन जावेद। मैं आपको अपने इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने से आखिरी 3 दिन का हाल बताऊंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आपने। लेकिन आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिलती रहें। सरकारी तौर पर अगर किसी को फांसी देनी होती है तो उसका ऐलान 1 हफ्ता पहले किया जाता है और कैदी को भी 7 दिन पहले इत्तला दे दी जाती है, लेकिन भुट्टो को फांसी के मुतल्लिक कुछ नहीं बताया गया था। भुट्टो डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में कैद थे और इनके चंद किलोमीटर फासले पर सहाला पुलिस कैंप में इनकी बेटी बेनजीर भुट्टो और इनकी बेगम नुसरत भुट्टो नजरबंद थी। बेनजीर भुट्टो के मुताबिक 2 अप्रैल को मुझे बता दिया था कि मैं अपनी वालदा के साथ अपने पापा से मुलाकात के लिए अभी जाऊं और ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। मैंने उस दिन बीमारी का बहाना करके साथ जाने के बजाय अगले दिन वालदा के साथ आने का कहा और इस तरह मुझे 24 घंटे मजीद मिल गए ताकि मैं अपने पापा को बचा सकूं और दुनिया को बताऊं कि क्या होने वाला है। और इस तरह बेनजीर भुट्टो ने चुपके से एक खत अपने मुलाजिम को दिया और अपनी सहेली यास्मीन की तरफ भेजा, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा था, मेरा ख्याल है कि वो हमें आखिरी मुलाकात के लिए ले जा रहे हैं। तुम फौरन गैर मुल्की सफीरों तक ये पैगाम पहुंचाओ और अवाम को इकट्ठा करो, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। बीबीसी में यह पैगाम नशर हुआ कि बेनजीर को यह खदशा है कि इनके वालिद को जल्द फांसी दी जाएगी, मगर अवाम से एहतजाज की खबर नहीं नशर की। इधर बेनजीर अपने वालिद को बचाने की कोशिश में लगी थी और दूसरी तरफ मार्शल लॉ वाली हुकूमत अवाम में मीडिया के सहारे ये माहौल बनाया जा रहा था कि भुट्टो मुल्क की सलामती के लिए खतरा थे और ये दावा किया जा रहा था कि इनकी लारकाना, नोडेरो और कराची में कौमी सलामती के मुतल्लिक खुफिया डॉक्यूमेंट्स मिलने का दावा किया गया, जिसमें बताया गया कि भुट्टो ये डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे ममालिक में स्मगल करना चाहते थे। एक तो ये भी इल्जाम लगाया गया कि भुट्टो ने पाकिस्तान के 4 सूबे हमसाया ममालिक में देने का मंसूबा बना रखा था। खान अब्दुल वली खान के मुताबिक भुट्टो का प्लान था कि बलोचिस्तान ईरान को दे दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान को और सिंध और पंजाब इंडिया को दिया जाए, लेकिन इसका वली खान ने कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ खदशा जाहिर किया था। अब तारीख आती है 3 अप्रैल और भुट्टो की मुलाकात का इंतजाम किया गया। बेनजीर भुट्टो के मुताबिक मुझे 3 अप्रैल को अपनी वालदा के साथ सख्त पहरे में एक तेज रफ्तार जीप पर जेल पहुंचा दिया गया। जेल में हमारी तलाशी ली गई और सख्त पहरे में मुलाकात के लिए ले जाया गया। जब मुलाकात के लिए बेनजीर और इनकी वालदा पहुंची तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेलर से पूछा, क्या ये आखिरी मुलाकात है? जी हाँ। क्या तारीख का तयन हो गया है और कितने बजे? जी, कल सुबह 5 बजे। मुलाकात के लिए कितना वक्त है? सिर्फ आधा घंटा। कानून के मुताबिक तो मुलाकात का वक्त 1 घंटा होता है। जी, सिर्फ आधा घंटा। गुस्ल और शेव का इंतजाम करो, दुनिया खूबसूरत है, मैं इसे इसी हालत में अलविदा करना चाहता हूँ। बहरहाल भुट्टो की अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ आखिरी मुलाकात हुई और ये मुलाकात ऐसी हुई कि जेल की सुलाखों के दरमियान बारीक जालियां थी। तीनों एक दूसरे को सिर्फ देख सकते थे, छू नहीं सकते, सिर्फ उंगलियां ही उंगलियों से टकरा सकती थी। बेनजीर भुट्टो के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ इस तरह की बातें की, आज शब मैं गमे दुनिया से आज़ाद हो जाऊंगा, मैं अपनी वालदा और वालिद के पास चला जाऊंगा, मैं लाड़काना में अपनी अजदाद की ज़मीनों की तरफ वापस जा रहा हूँ ताकि इस सरजमीन का, इसकी खुशबू और इसकी फ़ज़ाओं का हिस्सा बन जाऊं। खल्के खुदा मेरे बारे में गीत गाएगी, मैं इनकी कहानियों का जावदां हिस्सा बन जाऊंगा।
लेकिन लाड़काना में आज बहुत गर्मी होगी। मैं वहाँ एक साहिबान तामीर कर दूंगी। जो मैगजीन और किताबें थीं वो बेनज़ीर के हवाले कर दी गई। एक सिगार और एक परफ्यूम की बोतल रख के बाकी सब कुछ भुट्टो ने बेनज़ीर को दे दिया और अपनी अंगूठी भी देना चाह रहे थे, लेकिन नुसरत भुट्टो ने कहा इसे पहने रखें। भुट्टो ने कहा मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन बाद में ये अंगूठी बेनज़ीर के हवाले कर दी जाए। बेनज़ीर भुट्टो के मुताबिक ये मुलाकात सिर्फ आधा घंटा हुई, लेकिन अखबारात और मीडिया में ये शाया किया गया कि ये मुलाकात 3 घंटे चली। मुलाकात के बाद दोनों वापस इसी पुलिस ट्रेनिंग कैंप आ गईं, लेकिन अब कर्नल रफीउद्दीन का काम शुरू हो गया, क्योंकि वो इस वक्त इस जेल के सिक्योरिटी इंचार्ज थे। इनके मुताबिक भुट्टो को आखिरी वक्त तक यकीन नहीं था कि इन्हें फांसी हो जाएगी। वो मुकदमे को सियासी स्टंट समझते थे। वो समझते थे कि ये ड्रामा खेला जा रहा है इनके साथ और इनकी पॉलिटिकल लाइफ को जीरो किया जा रहा है। मैंने 7 उंगलियां करके भुट्टो को वक्त बता दिया था कि इतना टाइम है आपके पास। भुट्टो ने पूछा कब? उन्होंने कहा महीने, दिन। मैंने कहा नहीं, आज। ये जानकर भुट्टो की आंखें वहशत और अंदरूनी घबराहट की वजह से फटने लगी। जब मैंने इन्हें तसल्ली दी तो उन्होंने मुझे भी गले से लगा लिया। तो फिर उन्होंने पूछा कब? उन्होंने महीने पहले कहा, फिर दिन कहा। मैंने कहा नो आवर्स। जुल्फकार अली भुट्टो ने 7:05 पर अपनी शेव बुनाई और डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम रसूल से कहा तुम्हें ऐसा लीडर कहाँ मिलेगा, मगर आपको मेरी जरूरत ही कहाँ है। जरूरत तो गरीबों को थी। मैं मोची दरवाजे में मोचियों के सामने तकरीर किया करता था, क्योंकि मैं खुद मोची हूँ। तुम लोग गरीबों का लीडर छीन रहे हो। मैं इंकलाबी आदमी हूँ, गरीबों का हामी हूँ। यार, मारना ही था तो मुझे किसी रेस्टोरेंट या कोठी में रखते और इज्जत से मार देते। इस्लामी कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन था, जिसे सारी दुनिया के मुसलमानों ने मुंतखब किया है। ये मेरी घड़ी इस संतरी सिपाही को दे देना। जब जेल के मुशक्कती अब्दुल रहमान ने कॉफी का कप बनाकर जुल्फकार अली भुट्टो को पेश किया तो जुल्फकार अली भुट्टो की आंखों में आंसू आ गए और भुट्टो ने कहा रहमान, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। फांसी तो लग ही जाना है। आज मेरी आखिरी रात तेरे साथ है। मैं चंद घंटों के लिए तेरा मेहमान हूँ। भुट्टो रात 8:15 से लेके 8:40 तक अपनी वसीयत लिखते रहे। ब्रश किया, बालों को कंघी से सेट किया। रात 10 बजे से 11 बजे तक फिर वसीयत लिखी, लेकिन फिर पता नहीं क्या ख्याल आया कि सारे लिखे हुए कागज जलाकर अब्दुल रहमान से कहा कि शेल्फ साफ कर दो। 11:30 बजे सोने के लिए लेट गए और कहा मुझे 12 बजे उठा देना। सोते हुए अपनी छोटी बेटी का नाम सनम भी पुकारते रहे। 12 बजे कर्नल रफीउद्दीन इनके सेल में भुट्टो को उठाने के लिए गए। वो नहीं उठे। जब बार बार कोशिश के बावजूद भी भुट्टो साहब नहीं उठे तो डॉक्टर को चेक करने के लिए बुलाया गया। डॉक्टर ने आकर सारा चेक किया और बताया कि भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक हैं, बस बहुत डिप्रेशन में हैं। असल में रफीउद्दीन को हदायत थी कि इनका खास ख्याल रखा जाए कि कहीं ये खुदकुशी न कर लें, और यही वजह थी कि इनका बार बार चेकअप किया जाता था, क्योंकि इनकी कई रोज से भूख हड़ताल भी थी। फिर भुट्टो उठ तो गए, लेकिन इनका रंग बिल्कुल जर्द हो चुका था और घबराई हुई आवाज में कहा मैंने वसीयत लिखने की कोशिश तो की, मगर मेरे ख्यालात इतने दरम थे कि ना लिख सका। जब मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा कि वो क्या वसीयत लिखवाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा हाँ लिखो, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका था और जेल वार्डन आ गए थे स्ट्रेचर लेकर। लेकिन भूख हड़ताल और डिप्रेशन की वजह से भुट्टो अब चल भी नहीं सकते थे। इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर हथकड़ी लगाई गई और सख्त पहरे में फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां हथकड़ी खोलकर हाथ पीछे करके दोबारा हथकड़ी लगाई गई। जिल्लात तारा मसीह ने इनके चेहरे पर काला मास्क चढ़ाया। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे ये मुझे इसके आगे के अल्फाज ठीक समझ में ना आए। शायद वो कहना चाह रहे थे कि ये मुझे तकलीफ दे रही है। सुबह 2:04 पर जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींच दिया और भुट्टो तख्तादार पर झूल गए। बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि रात के अचानक मैं घबराहट की वजह से उठ गई और मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला नहीं पापा नहीं,
बेनजीर कहती हैं कि इन्हें जेलर के जरिए इतला दे दी गई, इनकी अंगूठी, टिफिन बॉक्स और कपड़े दे दिए गए, जिसमें से अभी भी भुट्टो साहब की खुशबू और जो परफ्यूम वो इस्तेमाल करते थे उसकी खुशबू आ रही थी। भुट्टो की बॉडी को पहले ही लाड़काना रवाना कर दिया गया था ताकि मुल्क में हंगामे ना शुरू हो जाएं, और इतला सुबह दे दी गई, जिस पर बेनजीर ने एहतजाज भी किया लेकिन किसी ने ना सुनी। सुबह 8 बजे 2 हेलीकॉप्टर इनके आबाई गांव गड़ी खुदाबख्श उतरे और एम्बुलेंस के जरिए इनकी बॉडी को इनकी कब्र के पास लाया गया। वहां पहले ही 50 से 60 आर्मी की गाड़ियां पहुंच गई थी जिन्होंने सारा कंट्रोल संभाल लिया था, और ऐलान किया गया था कि करीब के रिश्तेदारों को बुलाया जाए और आखिरी दीदार करवाया जाए। वहां के लोगों में शदीद गम और गुस्सा पैदा हो गया, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को दफनाने का अमल तेज कर दिया गया। भुट्टो को 4 अप्रैल को सुबह 2:04 पर फांसी दे दी गई थी, लेकिन इस दिन सिर्फ ये खबर चलवाई गई कि भुट्टो को किसी भी वक्त फांसी दे दी जाएगी, और दावे पब्लिश किए गए कि भुट्टो बैरूनी मुल्क खुफिया डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते थे, वो सब रिकवर कर लिए गए, और फांसी की खबर 5 अप्रैल को चलाई गई, और इसी के साथ ये वाली खबरें भी पब्लिश की गई। जैसे नवाए वक्त ने भुट्टो और नजीबुर रहमान की इकट्ठी फोटो शाया की और लिखा, भुट्टो और नजीब का एक जैसा इंजाम हुआ। मौलाना शाह नूरानी ने कहा, भुट्टो के इंजाम से सबको सबक सीख लेना चाहिए। चौधरी ज़हूर इलाही ने कहा, भुट्टो इबरत का निशान बन गए। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद उन दिनों कौमी इत्तेहाद में शामिल थे। उन्होंने कहा कि भुट्टो के मुकदमे में इंसाफ के मुताबिक फैसला किया गया। नवाब मोहम्मद अहमद खान, जिनके कत्ल के मुकदमे में फांसी हुई थी, इनकी बेवा ने कहा, खुदा ने इंसाफ किया है। और इनके बेटे अहमद रजा कसूरी का कहना था कि साबित हो गया कि अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। रावलपिंडी का वो सेंट्रल जेल जहां भुट्टो को फांसी दी गई थी, इसे जियाउल हक के हुक्म पर जनाब पार्क का दर्जा देकर अवाम के लिए खोल दिया गया। जो फांसी गार था जहां भुट्टो को लटकाया गया था, वहां फुआरा लगा दिया गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भगत सिंह को फांसी के 12 घंटे पहले क्या हुआ था, तो ये वाली वीडियो देखें। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं इस दुनिया में पाई जाने वाली 10 सबसे बड़ी गाय कौन सी हैं, तो ये वाली वीडियो देखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।